प्रिय छात्रों, कल मैं आपको भारत में अरबों के आगमन के विषय में बता रहा था, अरब में इस्लाम धर्म के उदय के विषय में। आज हम आपको बताएंगे कि भारत में तुर्कों का आक्रमण से क्या हुआ, भारत की स्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ा। चूँकि पृथ्वीराज चौहान के बाद से ही या राजपूत राजाओं के बाद से ही भारत में मुसलमानों का आगमन शुरू हो चुका था और उनके आगमन से धीरे धीरे भारत की संस्कृति पर, भारत की सभ्यता पर इन लोगों ने क्या प्रभाव डाला, ये सारी चीज़ें आगे आपको बता रहे हैं। भारत में इस्लाम धर्म में इस्लाम धर्म भारत में इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव कैसे होता है। जिस भारत में पूरी तरह से एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना की गई थी, हिंदू राष्ट्र था जहाँ पर केवल हिंदू, बौद्ध, जैन इस तरह के लोग रहते थे, वहाँ पर एक और धर्म प्रवेश करने जा रहा है जिसे इस्लाम धर्म कहा जाता है। यहाँ सबसे पहले जो आते हैं वो अरब व्यापारी आते हैं। ये अरब व्यापारी क्या थे? अरब व्यापारी फर्स्ट जो थे, अरब व्यापारी यहाँ पर आते हैं भारत के पश्चिमी तट पर। भारत के पश्चिमी तट का मतलब गुजरात से लेके महाराष्ट्र और केरल का जो तट था वो पश्चिमी तट के नाम से जाना जाता। और पश्चिमी तट पर आते हैं, उस समय राजतंत्र था हमारे देश में, और वहाँ के राजाओं से अनुमति लेकर के अपनी बस्तियाँ स्थापित करते हैं और व्यापार करते हैं और यहाँ से सामान ले जाते हैं, अपने देश में बेचते हैं, मसाले इत्यादि ये सारी चीज़ें, कपड़े, और उस व्यापार के माध्यम से यहाँ पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं। ये सबसे पहले अरब व्यापारियों के द्वारा भारत में इस्लाम धर्म का जो है प्रारंभ शुरू होता है। इसके बाद दूसरा जो ऐसा माना जाता है कि भारत में जो सबसे पहला मुस्लिम शासक आया वो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम दूसरा आता है, मोहम्मद बिन कासिम ये आता है। और मोहम्मद बिन कासिम जो है पूरा, चूँकि भारत उसमें सोने की चिड़िया जिसे आप कभी सुनते हैं, प्राचीन काल में कहा जाता था, अपार धन संपदाओं से परिपूर्ण था। ऐसी स्थितियों का लाभ उठाने के लिए ये जो मुस्लिम आक्रांता थे उनका यहाँ शासन करने का उद्देश्य नहीं था। यहाँ पर आओ और भारत में धन संपदा को क्या करो, लूटो और लेकर के चले जाओ। मोहम्मद बिन कासिम आता है और मुल्तान में आकर के बसा और इस्लाम धर्म की जानकारी मिलती है उसे। मुल्तान जो आपके पंजाब में पड़ता है। ऐसे ही ईरानी शरणार्थियों द्वारा भी 900 ईस्वी के आसपास में करीब राजपूतों का काल ही समाप्त होता है धीरे धीरे, और वो भी ईरान से लोग आते हैं भारत में इस्लाम धर्म को प्रचारित प्रसारित करने में योगदान देते हैं। इसके बाद तुर्कों द्वारा आक्रमण होता है 1190 में, और 1500 ईस्वी तक तुर्कों का जो है आक्रमण होता रहता है। आपने इसी बीच जो है कुछ संत हुआ करते थे, जैसे आपके कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद जैसे संत हुए। इन्हीं तुर्क आक्रमण के समय ही ये लोग हुआ करते थे और ये लोग भक्ति रस से ओतप्रोत कविताओं को गाया करते थे, भक्ति भावना का लोगों में प्रसार करना चाहते थे। और उसी समय के कुछ और मुस्लिम संत हुए। जो मुस्लिम संत होते हैं उनको सूफी संत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूफी संत। सूफी संत, ये मुस्लिम संतों को सूफी संत कहा जाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, पिछली बार की परीक्षा में भी आया था कि बाबा फरीद कहाँ के संत थे? तो बाबा फरीद जो क्या नाम से पंजाब के, शेख सलीम
क्या नाम से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के और निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के प्रमुख सूफी संतों में लोगों का नाम आता है। इसलिए आपको इनको भी ध्यान रखना होगा। इसी तुर्कों के समय में ही आए थे। मोहम्मद गोरी आता है और मोहम्मद गोरी भी तुर्क सरदार था। इसी तरह से भारत पर तुर्कों का आक्रमण होता है। अब देखिए तुर्कों का आक्रमण कैसे होता है भारत पर। अब तक तो ये लोग व्यापार करने के लिए आते थे और उसी के माध्यम से क्या करते थे, भारत में इस्लाम धर्म का भी क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। अब भारत में तुर्क आक्रमण देखिए कैसे होते हैं। भारत में तुर्क आक्रमण भारत में जो तुर्क आक्रमण होता है, सबसे जो पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के बाद दूसरे नंबर पर जो आता है वो है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। महमूद गजनवी यह बहुत ही लालची था। और महमूद गजनवी के बारे में ऐसा कहा जाता है, इसने 1000 ईस्वी से लेकर के भारत में करीब 1025 ईस्वी तक आक्रमण किया। 17 बार, भारत में 17 बार आक्रमण करने वाला कोई आक्रांता था तो महमूद गजनवी था। और इसने यहाँ शासन करने के उद्देश्य से नहीं, इसी का सबसे प्रमुख उद्देश्य था कि यहाँ पर दिल्ली में जो चौहान वंश का शासन हुआ करता था, गुजरात में उस समय भीम वंश का एक भीम नामक शासक हुआ करता था, पंजाब में सिखों का शासन था। ऐसी स्थितियों में वो भारत पर कई बार आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद वो एक तरह से होपलेस हो जाता है और सोया। ऐसा किंवदंतियाँ हैं, ऐसी कहानियाँ कही जाती हैं इसके विषय में गजनवी के, कि वह एक बार सो करके मकड़े को जो है जाला बनाते हुए देख रहा था और मकड़ी जो बार बार जो है जाले को बुनते समय उसका जाला जो टूट जाता था और नीचे गिर जाती थी, फिर प्रयास करती थी, फिर टूट जाता था, फिर गिर जाती थी। ऐसा उसने 17वीं बार में अपने जाले को पूर्ण किया मकड़े ने। और इस स्थिति को देखते हुए गजनवी के दिमाग में आया कि अभी तो मैं 2, 4, 6 बार ही भारत पर आक्रमण किया हूँ। जब इस जीव के अंदर इतना साहस है कि अपने जाले के निर्माण करने में इतना टाइम, क्या नाम से इतनी बार आक्रमण इतनी बार प्रयास करती है कि तब जाके 17 बार में उसका पूरा होता है, तो मैं क्यों ना भारत की संपदा लूटने के लिए जब तक मैं इसको सफल ना हो जाऊँ तब तक युद्ध करता रहूँ, तब तक आक्रमण करता रहूँ। और उसी योजना के तहत वो क्या कर रहा था, वो भी भारत पर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के लिए उसको 17 बार यहाँ आक्रमण करना पड़ता है और 17वीं बार विजय हासिल करता है। और 17वीं बार जब विजय हासिल करता है तो उसने पंजाब, मुल्तान, भटिंडा, नारायण, कश्मीर, थानेश्वर, कन्नौज, कालिंजर, इन सभी राजाओं को लूटता है, सबको क्या नाम से पराधीन कर देता है। और सबसे ज़्यादा लूटने का काम उसने सोमनाथ मंदिर का किया, जहाँ पर सोने और चांदी के अपार भंडार हुआ करते थे। इन सब को लूट करके उसने क्या कर दिया, पूरा भारत को लूट करके और गजनी को ले जा करके सजाया। अफ़गानिस्तान में पड़ता है गजनी, और उसी गजनी को जा करके महमूद गजनवी ने ले जा करके यहाँ की संपत्तियों को, यहाँ के हीरे मोती जवाहरात से उसको सजाने का काम किया। ये महमूद गजनवी था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 17 बार आक्रमण करने वाला शासक कौन था, कौन तुर्क सरदार था। इसके बाद मोहम्मद गोरी का आता है, ये भी अफ़गानिस्तान का रहने वाला था। गौर नामक एक रियासत हुआ करती थी और उसी का ये सुल्तान क्या नाम से वहाँ पर सामंत था। और मोहम्मद गोरी भी 1175 में पंजाब के मुल्तान शहर पर आक्रमण करता है। इसके बाद वो सिंध और मुल्तान पर अधिकार कर लेता है। फिर गुजरात में चालुक्य वंश के राजा भीम पर आक्रमण करता है, लेकिन वो पराजित कर देता है उसको युद्ध में। फिर उस जो है
हिम्मत नहीं हारी और दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करता है। 1191 में तारायण का पहला युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान से, और पृथ्वीराज चौहान तारायण के युद्ध में मोहम्मद गौरी को क्या करता है, धूल चटा देता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध। क्योंकि उस समय भी राजपूत राजाओं में आपसी साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध हुआ करते थे, और युद्ध हुआ करने के कारण कन्नौज का शासक उस समय जयचंद्र हुआ करता था, और जयचंद्र की पुत्री का उन्होंने जबरदस्ती अपहरण कर लिया था। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। पहले प्राचीन काल में ऐसा कहा जाता है कि राजा महाराजा जो होते थे, किसी लड़की को खूबसूरत देख लेते थे तो उसको अपने पराक्रम और युद्ध के बल पर क्या करते थे, जीत लेते थे। और कुछ ऐसी स्थितियां थी कि इसने तो युद्ध नहीं किया बल्कि सीधे जाकर के संजोगिता, जयचंद की पुत्री थी, और संजोगिता का पृथ्वीराज चौहान क्या कर लेता है, अपहरण कर लेता है। ऐसी स्थिति में जयचंद जो है मोहम्मद गौरी का साथ देता। जब मोहम्मद गौरी 1191 में आक्रमण करता है तारायण के क्षेत्र में, जब युद्ध होता है तो उस युद्ध में जयचंद जो है किसका साथ देता है? जयचंद जो है मोहम्मद गौरी का साथ देता है। अब आप समझ गए होंगे क्यों साथ देता है, चूँकि उसकी बेटी का पृथ्वीराज चौहान ने क्या कर लिया था, अपहरण कर लिया था। और अपहरण करने की स्थिति में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच भीषण तारायण में युद्ध होता है पहला। लेकिन ऐसी स्थिति में चूँकि पृथ्वीराज को ऐसा कहा जाता है कि शब्द वेधी बाण चलाता था, शब्द के आधार पर वो जैसे जो आवाज़ सुनाई देती थी उस आवाज़ के आधार पर बाण चलाता था, और वह व्यक्ति क्या हो जाता था, शिकार हो जाता था उसका। इस तरह का पारंगत था वो। और ऐसी स्थिति में मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ता है। पुनः फिर 1192 में युद्ध होता है तारायण का, भीषण संग्राम होता है। और 1192 में जब भीषण संग्राम होता है तारायण का, तो उसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को क्या कर देता है, हरा देता है, और पृथ्वीराज चौहान वहीं हार जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो कन्नौज के में गढ़वाल राज्य, बंगाल बिहार से बुंदेलखंड के चंदेल, दक्षिण भारत के देवगिर आदि प्रमुख राज्य उस समय जो है सत्तासीन थे, और उनको पृथ्वीराज चौहान को हरा देता और उनके ऊपर दिल्ली पर शासन करने के लिए शासक बन बैठता है। इसके अलावा इस निर्णायक युद्ध के बाद 1192 का जो निर्णायक युद्ध हुआ पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच, वास्तविक सल्तनत काल की स्थापना यहीं पर होती है। उसके पहले गजनवी आता है, मोहम्मद बिन कासिम आता, सब आते हैं, लेकिन उन सब का उद्देश्य केवल ये होता है कि यहाँ से अपार धन संपत्ति को क्या किया जाए, लूटा जाए, और लूटने के बाद अपने देश स्वदेश चले जाएं और उसको अपने देश को भारतीय खजानों से क्या किया जाए, खूब सजाया और संवारा जाए। लेकिन जब मोहम्मद गौरी आता है तो इसने केवल धन संपदा लूटने का ही उद्देश्य नहीं था, बल्कि इसने यहाँ पर शासन करने का भी नियत बना रखा था, और यहाँ की धन संपदा को भी लूटता है, और इसके अलावा इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में भी योगदान देता है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि राजपूत काल के बाद से ही भारत में इस्लाम धर्म का उदय होता है। राजपूत काल के पहले का इतिहास जब आप पढ़ते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के और राजपूतों के बीच का जो अब आप इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें आपको कहीं भी मुसलमान दिखाई नहीं देते। लेकिन राजपूत राजाओं के बाद से ही मुसलमानों का आगमन शुरू हो जाता है, और व्यापारी आते हैं, व्यापारी जो है व्यापार करते हैं। फिर धीरे धीरे मोहम्मद बिन कासिम आता है, महमूद गजनवी आता है। इसी समय तमाम संतों का उदय होता है,
चूँकि समाज में उस समय बहुत ही अत्याचार और क्रूरता व्याप्त थी, इसीलिए कबीरदास से लेकर संत तुकाराम से लेकर के बाबा फरीद से लेकर के शेख सलीम चिश्ती तक के जितने भी सूफी संत से लेकर के हिंदू संत थे, सब लोगों ने समाज में समरसता व्याप्त करने के लिए, समरसता बनाए रखने के लिए भक्ति मार्ग का सहारा लिया। ईश्वर को भक्ति मार्ग के निर्गुण शाखा का निराकार ब्रह्म की कल्पना की। जो हमारे समाज में एक अंधविश्वास व्याप्त था कि पत्थर की मूर्ति की हम पूजा करते थे, कबीरदास वगैरह ने उन चीज़ों का खंडन किया और उन्होंने कहा कि ईश्वर इन मूर्तियों वगैरह में नहीं रहता, बल्कि कहाँ पे रहता है? हर व्यक्ति की अंतरात्मा में रहता है। ये मंदिर, मस्जिद, ये सब गुरुद्वारे, ये सब केवल जो है अंधविश्वास के केंद्र हैं, इसमें कोई नहीं रहता। ईश्वर तो हर व्यक्ति के अंतरात्मा में रहता है। सूफी संत वगैरह जो थे वो भी इसी भक्ति मार्ग की विचारधारा के थे, इसलिए सूफी संतों का हमारे हिंदू संतों से मेल, विचारधारा का मेल खाता था। और ऐसी स्थिति में इन लोगों ने भी भारत में सामाजिक समरसता बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे जब तराइन का युद्ध समाप्त हो जाता है और यहीं से सल्तनत काल की शुरुआत होती है, और सल्तनत काल की शुरुआत होने के बाद भारत में मुस्लिम आक्रांताओं का शासन शुरू होता है और यही पर लेसन आपका समाप्त होता है। थैंक यू।